स्मॉल नोट्स का जो टाइम रहेगा इसमें काफी डिटेल में जा सकते हैं एक एक विषय को लेंगे और उसके बाद जब प्रश्न की रन लाएंगे तो आपकी बहुत ही बात आ जाएगी। धन्यवाद। हाँ जी। चलो बहुत बढ़िया। थोड़ा तो वही रहेगा, पीछे ले लो, और वक्त वही आएगा। थोड़ा सा और धन्यवाद। थोड़ा सा आपको आना पड़ेगा। आप यहाँ पे टॉपिक पहुंचा है तो मुझे कल शाम की आपकी बात याद आती है करेंसी कम्युनिकेशन जरूरी आप और दर्शन हमारे थोड़ा सा क्लियर करेंगे प्रेजेंट करना है और डिस्कशन में आपसे कैसे करना है इसके बाद मैं चाह रहा था कि आपका सरकार है या पहले लोगों ने की बात कर रहे हैं रवि शर्मा जी वॉलंटियर करने कर रहे हैं आप आ रहे हैं तो कितने नहीं आ पाएंगे आप अभी तो घंटा करूँगा ना और आप सर आपको अभी आइए आपको सब्जेक्ट इतना अच्छा में बात करके इतना अच्छा नहीं कर पाई है हैप्पी टू मीट यू और आप और भी एक रिपोर्ट में एडिशन एजुकेशन something that is everything in the whole world. Good. हाँ, सभी को नमस्कार। क्योंकि विषय इतना बड़ा है, तथ्य इतने ज्यादा हैं, क्योंकि पिछले 4 साल से सुनो, मैं 5 मिनट सोने जा रहा हूँ, संभाल लीजिए। जी, तथ्य, डाटा, डिटेल्स इतनी ज्यादा है, इतनी ओवरवेलमिंग है कि मेरे लिए भी मुश्किल है कि मैं क्या रखूं क्या नहीं रखूं, क्योंकि समय बहुत मर्यादित है और डाटा की ऑब्जॉर्व करने की कैपेसिटी भी मर्यादित है सबकी। तो मैं इसको रिवर्स करता हूँ, इसको क्वेश्चन आंसर में लेते हैं। मैंने मोटी मोटी बात अपनी पहली बात में रख दी थी करेंसी के बारे में। तो ऐसा करते हैं कि आपके क्वेश्चंस मैं पहले ले लेता हूं और उसके बाद मुझे कौन कौन सी बातों को कॉन्टेक्चुअलाइज करना है आज के संदर्भ में और उसमें क्या ऐड करने की जरूरत पड़ेगी वो मैं अपने आप कर लूंगा। तो आप वर्तमान और वैश्विक जो बैंकिंग सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम है, एलिट्स हैं, उस व्यवस्था के बारे में और उसका भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर, विश्व की अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या असर है, इसका संपूर्ण विषय वस्तु लिया जा सकता है। और हमें जिस व्यवस्था का वैश्विक, क्योंकि इस समय प्रणाम भैया, भारत का और विश्व का निर्माण नवनिर्माण अकेला नहीं होगा, ये दोनों साथ साथ में होने हैं, क्योंकि अब दुनिया का कोई चीज अलग नहीं है। ये केवल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के तौर पे, मीडिया मैनेजमेंट के तौर पे अलग हैं, बाकी सारी की सारी दुनिया फंडामेंटली एक सिंगल यूनिट की तरह मैनेज की जाती है। उसका जो प्रचार है, उसकी रिपोर्टें अलग अलग है, बाकी सारी की सारी एक है। तो मैं आपके प्रश्न से स्टार्ट करना चाहता हूँ, किसके ऊपर फोकस किया जाए और आप क्या जानना चाहेंगे। यहाँ आ जाइए। हाँ, आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। जब कोई भी चीज ग्लोबल है किसी देश की सीमा में अब हम नहीं बन रहे, कोई एक लाइन नहीं खींच सकते कि हम यहाँ रहते हैं। एक काम दुनिया के आखिरी छोर पर होता है, उसका असर डायरेक्ट के माध्यम पर आता है। तो अब भारतीय की डिमांड है, जो प्रशासनिक इकाइयां हैं सबको मिलकर एक सिंगल करेंसी पूरे ग्लोब में क्या होनी चाहिए, इस पर आप कुछ बताएं। जी, आइए आइए। जैसा कि हम देख पा रहे हैं थोड़ा लाउड है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भारत देश के अंदर क्रिप्टो करेंसी मल्टीनेशनल करेंसी की प्रकाशन कर रहे हैं और मुझे तकलीफ होती है कि हम भारत वर्ष के 786 जिले के लिए यूपीआई 101 से यूपीआई 886 की
क्यों नहीं कर पा रहे हैं ताकि हम स्वावलंबन की दृष्टि से जाएं। मैं ग्लोबलाइजेशन का विरोधी नहीं हूँ, बट ग्लोबलाइजेशन डज नॉट बी मर्डर ऑफ माई प्लेस रीजन। जी सही बात। क्वेश्चन आइए, किसी का भी आ जाइए, फटाफट कर लीजिए ताकि समय कम जाए। आपका अभी जो रिपोर्ट है उसमें आप प्रॉब्लम कवर करेंगे कि इसका सॉल्यूशन? दोनों 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 प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों की बात कर सकते। और जो ये बात फोरम पे कई लोगों ने बताई है, आज भी बताया कि एक समय आएगा कि साइबर पैंडेमिक के दौरान सारी करेंसी जीरो हो जाएगी, सारा डेटा जीरो हो जाएगा। जब उसकी पोस्ट जो है आप कैसे इमेजिन करते हैं, क्योंकि ये भी एक हेल्प ही करेगी तरीके से, सारा रीसेट हो जाएगा तो विल बी अ क्लीन स्लेट। तो उसके बाद में पुनर्निर्माण की जो पर्सपेक्टिव है उसको डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ देख रहे हैं कि आप सेंट्रलाइजेशन की तरफ देख रहे हैं वापस? इनका सवाल था कि जो पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है या मौद्रिक व्यवस्था है, ये केंद्रीकरण की तरफ बढ़ेगी या विकेंद्रीकरण की तरफ बढ़ेगी, दोनों की क्या संभावनाएं हैं? आपका पता है आप तक INN वर्ल्ड बैंक जी जो राज्य सरकारें कर्जा लेती है, कोई 5 लाख करोड़ है, कोई 6 लाख करोड़, उसके कर्जे का भुगतान तो आने वाले पीढ़ी करेगी, उसकी मजबूरी है कर्जा लेने, और वो किन शर्तों के साथ देती होगी कर्जा, कोई मजबूरी तो नहीं है हमारी। और इतना अंतर है मतलब वेतन मामले में, आपकी 8वां वेतन आयोग है, उसमें यूरोप की भी मिनिमम जो है सैलरी 52,000 रुपये है। तो क्या बजट में अपना इतना प्रावधान है, या अपने पास इतना सोना चांदी या इतना पैसा है, या फिर हमको मजबूरी है कि हम वर्ल्ड बैंक IMF से कर्जा लेने के लिए बाध्य करते हैं? मध्य प्रदेश में हर 3 महीने में 2,000 करोड़ का, 3,000 करोड़ का कर्ज देते हैं। बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। कोई और क्वेश्चन है तो हाँ जी, जल्दी जल्दी। जब हम करेंसी छाप सकते हैं तो लोग करते हैं, ये फर्क। जब बैंक करेंसी छाप सकता है तो देश को बाहर से लोन लेने की जरूरत क्या है? तो अपने देश में हम अगर RBI अगर नोट छाप सकता है, अगर 2014 से हमने 12 लाख से लगभग 38 लाख लोग करोड़ तक पहुंच गए हैं, तो हमें विदेशों से डॉलर से कर्ज लेके अपने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट पे कर्ज बढ़ाने की जरूरत क्या है? दिस इज द क्वेश्चन। हाँ पालेकर जी, आपका सवाल भी मैं साथ में, आपने कहा था कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ हमारे संबंध क्या होने चाहिए विकसित भारत में, और इनका रोल और भूमिकाएं क्या होनी चाहिए, हमें उनका मेंबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये आपका शायद सवाल था। और कुछ ऐड करना चाहेंगे? अच्छे विषय को हमने लाया। अमेरिका नंबर 1 अर्थव्यवस्था है, जिसकी GDP में अबाउट 30 लाख करोड़ डॉलर है। अमेरिका पर 36 लाख डॉलर का कर्जा है, ट्रिलियन डॉलर। कल बहुत अच्छा विषय निकाला था कि अगर आपको करेंसी छापनी है तो पहले आपको सोना रखना पड़ता है, जितना सोना है उतनी ही करेंसी आप छापते। फिर मुद्रास्फीति कहाँ से आ रही? ये पहली बात।
क्रिप्टो करेंसी जो अभी चल रही दुनिया में, एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रम्प के बीच में इतना दोस्ताना था, याराना था, मुश्किल क्यों बढ़ गए? यूरोपियन कंट्री कल एक डिक्लेरेशन आया कि अगर भारत रूस से खनिज तेल खरीदेगा तो यूरोपियन कंट्री 100% टैरिफ लगाएगा भारतीय। यानी दुनिया में जो एक टैरिफ बात कर रहा है, ये हमारे हित के लिए नहीं, आम आदमी के हित के लिए नहीं। एक समांतर अर्थव्यवस्था चलती आ रही है, चल रही है, आगे भी चलती, इसको हम नहीं रोक पाते। तो हम बचपन में देख रहा था कि करेंसी का उपयोग ही नहीं था, वस्तु विनिमय था, मजदूरी देंगे तो जवाब करेंसी इतना महत्वपूर्ण बन गई है कि मानव के मूल्यों को भी वो ओवरटेक कर रही है। तो अगर हम हमारी नई अर्थव्यवस्था की या नई हमारी व्यवस्था का पुनर्गठन करने की बात करते हैं भारत और विश्व की, जैसे अच्छा कहा उन्होंने कि अगर विश्व के एक कोने में एक सुई गिरते हैं तो आज दूसरे कोने में भी ग्लोबल एक्शन है। हम एक साथ जुड़े हैं, इतने जुड़े हैं कि अब हिम्मत नहीं होता। मैं चाहता हूं कि अगर हमारी कोई अर्थव्यवस्था होगी उसमें करेंसी का न्यूनतम तो वो ऐसी अर्थव्यवस्था है, आवश्यकता ही न पड़े खरीदने की। उसी के लिए तो कुछ संसाधन लगते हैं, बीज, खाद, दवा, ट्रैक्टर और भी, इसकी बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं है। तो 14 लाख लोग तो बच गए, 14 लाख लोग तो बच गए। हमारे दैनंदिन जीवन में उपभोग्य वस्तु का जो उपयोग करना आवश्यक है, अनावश्यक है, उनका प्राकृतिक संसाधन का नुकसान करते हैं जब हम उसका उपयोग करते हैं। 16 लाख करोड़ रुपए अगर हम उसको का उपयोग बंद करते हैं तो अपने आप वो विवाद कम हो जाएगा ना। अरे मिनिमम इन्फ्लेशन ऑफ द करेंसी, मैक्सिमम exchange of the commodities is most important। और इन्होंने एक भी बहुत बढ़िया विषय निकाला था। देखिए कार्ल मार्क्स क्या बोलता है, सम मूल्य चोरी होती है, सम मूल्य चोरी, इसके लिए शोषण होता है, मानिए। लेकिन जिसकी सम मूल्य चोरी हो गई है वो मजदूर, खेतों में हम काम करने के लिए बुलाते, 5 रुपए रोज देते, 2 रुपए काम करता है, कितना करता है, 2 रुपए का मूल्य कितना है, 300 रुपए। श्रम चोरी है, वहां श्रम मूल्य चोरी हुई दिया क्या हुआ है, श्रम चोरी है। गरीबी के पीछे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के एक बहुत बड़ा कारण है। मैं अगर वो मजदूर मेरे खेत में काम करने के लिए बुलाता हूँ तो जो काम 8 घंटे में करता है अपने खेत में घूम के 2 घंटे में मिलता है, कम चोरी है। मैंने सम मूल्य आप उतनी बात करो, अगर कम चोरी होती रहेगी तो कम मूल्य की चोरी, खुशी मूल्य की चोरी
का लागत का मूल्य 40 रुपए है। 40 देता हूँ मैं, झूठ बोलता हूँ सरकार कितना दे रही है, कितना देंगे गेहूं का? 30 रुपए। ये सुरेंद्र क्या है? किसानों के उत्पादन मूल्य भी जो है ना, घाटे में जा रहे हैं, तो 20 रुपए घाटा है उसको। इस नई व्यवस्था में पुरातन व्यवस्था को गाड़ दो, और आप अगर कोई नई व्यवस्था सामने लाते हैं तो हम आपका स्वागत करें। जी, खूब खूब आभार। और आपके इस कॉन्टेक्चुअलाइज क्वेश्चंस के लिए मेरा मेरे लिए काफी मदद हो गई कि मैं विषय को कैसे केंद्रित रूप पे रख सकूं। आप कुछ कहना चाहते मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी कि जो ये डॉलर का इक्विवेलेंस रखा है, जी इसका क्या आधार है? Why we have जी doing that, number one. और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें अपने यहाँ पे कुल कुलिया सामान और जो कुछ भी करना है, उसके लिए हमें डॉलर की आवश्यकता क्यों? और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्योंकि आप इकोनॉमिक से डील कर रहे हैं, तो हमने एक करेंसी मॉडल निकाला है। यदि आप समय देंगे तो मैं आपकी कमेटी के सामने या पब्लिक के सामने वो मॉडल रखना चाहता हूँ, जो कह रहा है कि हम राष्ट्र जो भी अंदर इंटरनल काम करेंगे वो राष्ट्रीय संपदा का निर्माण माना जाएगा, और जितनी राष्ट्रीय संपदा का प्रस्ताव आएगा वो कमेटी जो है वो हम जैसे ब्यूरोक्रेट्स की कमेटी नहीं होगी जो हर जगह अपने लिए रेड शेकिंग बिहेवियर को तलाशती है। एक कमेटी का काम ये रहेगा कि जो भी प्रस्ताव आएगा उसे ये देखेंगे कि 144 करोड़ लोगों तक ये लाभ कैसे पहुंचाया जाए। जो सामने प्रस्ताव लेके आया है वो एक पर्टिकुलर एरिया के लिए होगा, बट इमीडिएटली उसका एक्सटेंशन हम पूरे भारत में किस प्रकार करना चाहेंगे उस पर भी विचार किया, और उसके जो इक्विवेलेंट करेंसी है, मतलब उसको जिसको हमने एक अलग नाम दिया है, क्योंकि हम विश्व को जो है ये फालतू में एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहते थे, तो हम एक इंटरनल डेवलपमेंट के लिए इंटरनल करेंसी क्रिएट कर रहे हैं, इट विल बी इक्विवेलेंट टू द एसेट स्टैंडर्ड। अभी की जो करेंसी है उसका तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, और डॉलर स्टैंडर्ड होने का कोई कारण नहीं बनता है। तो हम केवल एक बेईमानी कर रहे हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट में। वो बेईमानी ये है कि पहले हमारे पास करेंसी होती है और फिर हम एसेट क्रिएट कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो एसेट है हम क्रिएट कर रहे हैं उसके इक्विवेलेंट हम करेंसी पहले क्या पैदा कर लेंगे, और फिर हम उसको गैसेशन पीरियड में खर्च करेंगे। तो जो भारत विकास निधि, इट विल बी ए डिजिटल करेंसी, इट विल बी अवेलेबल टू द अवर कल्प्रिट्स अकाउंट, जो कि हर किसी को जो है ना 5 मौलिक अधिकार बांटेगा। सर, हम एक प्रॉब्लम डिफाइन कर दें, देन विल कम बैक। नहीं, मैं जस्ट हेल्पिंग हिम आउट, जस्ट आई एम ट्राइंग टू हेल्प आउट। नहीं, वो मैंने क्वेश्चन उनसे पूछ लिया है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव अनदर कांसेप्ट कि हमें डॉलर का रेफरेंस क्यों चाहिए। मैं उसके ऊपर आऊंगा सर, एक बार वो आ जाए फिर हम आपका जो अल्टरनेटिव है फिर वो रिकंसिडर कर लेंगे। प्लीज इंडिया में पेपर करेंसी शुरू होती है 1860 में, 60s में, 1860 में, 1860s। प्लासी की लड़ाई इंडिया में होती है 1757 में। दो घटनाओं से शेयर करता हूं और मैं क्वांटम जंप करता हुआ, ताकि आप ना इसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में अपनी मेमोरी के साथ जोड़ के देख सके कि इस देश में कब कब क्या क्या हुआ। 1857 में भारत की जीडीपी दुनिया की जीडीपी का लगभग 26% है। दुनिया की जीडीपी का ट्रेड सरप्लस दुनिया का 26% के करीब भारत में है। सॉरी, 1757 के करीब। 1890 तक भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 1857 तक, सॉरी 1890 तक। प्लासी की लड़ाई होती है जिसमें एक अकाउंटेंट
अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अकाउंटेंट एक पहली बार एक फौजदार बन के 3,000 लोगों की किराए की सेना इकट्ठी करके प्लासी की लड़ाई लड़ता है। एक तरफ सिराजुद्दौला की 34,000 की सेना है और दूसरी तरफ लॉर्ड क्लाइव के अंडर 3,000 किराए के भाड़े के सैनिकों की सेना है और प्लासी की लड़ाई शुरू होती है। पूरा का पूरा युद्ध 40 मिनट चलता है। 6 लोग मारे जाते हैं और वो भारतीय हैं और 15 लोग घायल होते हैं। और लॉर्ड क्लाइव, एक जो अकाउंटेंट क्लाइव है, वो लॉर्ड क्लाइव यानी भारत के सबसे बड़े परगना का, जिसमें उड़ीसा शामिल है, वेस्ट बंगाल शामिल है, मेजर पार्ट ऑफ बांग्लादेश पूरा का पूरा शामिल है, मेजर पार्ट ऑफ बिहार शामिल है, छत्तीसगढ़ शामिल है और असम का एरिया भी शामिल है। यानी दुनिया का सबसे उपजाऊ, सबसे अमीर प्रदेश लॉर्ड क्लाइव के हाथ में आता है। ये नंबर्स आपको कभी किसी किताब में लिखे हुए नहीं मिलेंगे। इट वॉज नेवर ए वॉर, ये कोई लड़ाई नहीं थी, ये फिक्स मैच था, ये एक फिक्स मैच था। और ये फिक्स मैच किसके बीच में था? लोग कहते हैं कि मीर जाफर और अंग्रेजों के बीच में था। यानी सेनापति भाग गया और अंग्रेज जीत गए। एंग्लो सिख वॉर में सिख कभी नहीं हारे। सिख जैसे ही जीतने जाते थे उनके सेनापति भाग जाते थे और अंग्रेज जीत जाते थे। या मीर जाफर भाग गया और सिराजुद्दौला हार गया और बंगाल के परगना पे उसका अटैक हो गया। इसके पीछे की छोटी सी कहानी है। ये मैच फिक्स किसने किया था? ये मैच फिक्स किया गया था नगर सेठ अमीचंद के द्वारा। नगर सेठ अमीचंद के द्वारा। उस समय जब भारत दुनिया की 26% जीडीपी है, सबसे बड़ा जो ट्रेड सरप्लस है वो, ठीक है, बंगाल परगना का ही है। उसका जो सबसे बड़ा बैंकर है, जो उस समय दुनिया का सबसे बड़ा बैंकर है, उसका नाम है सेठ अमीचंद। क्योंकि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग सरप्लस वाला कंट्री था और दुनिया में ट्रेडिंग बिना बैंकिंग के पॉसिबल नहीं हो सकती, राइट? तो बैंकिंग दुनिया का सबसे बड़ा उस समय का बैंकर और इंडिया का उस समय का सबसे बड़ा बैंकर सेठ अमीचंद था, जिसको नगर सेठ नहीं कहा जाता था। पहली बार उसको खिताब मिला था जगत सेठ। और वो जगत सेठ का जो खिताब था किसने दिया? जगत सेठ को उससे पहले उसके पिताजी को ये किताब मिला था। ये पुश्तैनी किताब था, वो दिया था औरंगजेब ने। औरंगजेब से पूरा का पूरा बंगाल परगना खरीदा गया था। और किसने खरीदा? सेठ अमीचंद के पिताजी ने। पिताजी या दादाजी ने शायद उससे। तो टोटल मूल्य लगा 70 लाख रुपीस। सोना, तो 70 लाख तोला सोना मूल्य लगा था पूरे के पूरे बंगाल परगना का। अमीचंद कहते हैं बस 70 लाख, 1 करोड़ दिया। तो औरंगजेब कहता है 1 करोड़ तोले सोना, आप इसको कन्वर्ट करिए टन्स में। कितने टन सोना उसने एक्सचेंज किया होगा? और कहता तू तो नगर सेठ क्या है, तू तो जगत सेठ है। यहां से जगत सेठ की उपाधि शुरू होती है। उसी जगत सेठ का जो पोता है वो इंडिया का सबसे बड़ा बैंकर है और वही डिसाइड करता है। अगर परगना उसने खरीदा तो नवाब सिराजुद्दौला की फैमिली कैसे बन गई? क्योंकि डीप स्टेट स्टेट ओन करती है और सिंबॉलिक रूलर्स स्टेट को मैनेज करते हैं। तो ये सिंबॉलिक रूलर्स के तौर पे है और उसके अकॉर्डिंग में मिलके वो चलाते हैं स्टेट को। क्योंकि जो व्यापारी हैं वो अपने अनुकूल सत्ता चाहता है, पॉलिटिकल सत्ता चाहता है, तो उन्होंने अपने अनुकूल सत्ता चलाई थी। सिराजुद्दौला, द रियल रूलर वर अमीचंद फैमिली।
ओके, अब क्या हुआ, कहानी, कई सारी कहानियां हैं, उसमें से एक कहानी सुना रहा हूं, ठीक है, कि एक पार्टी होती है और अमित चंद जी, आई एम कमिंग टू दैट, क्योंकि इसके लिए डीप स्टेट और स्टेट के बीच के रिलेशनशिप को एक्सपैंड करना पड़ेगा। मैं सिंबॉलिकली सारी बातें कह रहा हूं कहानी के रूप में, जो वास्तविक घटना है, और उसी को हम एक्सपैंड करेंगे इंडिया और यूरोप में और वर्तमान सिस्टम के ऊपर, क्योंकि सिस्टम सेम है, डिटेल्स डिफरेंट हैं, हेड्स डिफरेंट हैं, हीरोज डिफरेंट हैं, एक्टर्स डिफरेंट हैं, सिस्टम सेम चल रहा है। और कैसे ये सिस्टम इंडिया से दुनिया को इंपीरियलिज्म में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को एस्टैब्लिश करने में जो सबसे बड़ा रोल है वो इंडिया का है। इट वाज इंडिया व्हिच कॉज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूरोप। इट वाज इंडिया हु टोट रियल बैंकिंग टू द वर्ल्ड। और वो कैसे हुआ उसका एक घटनाक्रम है, मैं सिर्फ सिंबॉलिकली दूंगा, फिर हम आगे आ जाए, ताकि हम करेंसी के बीच का, गोल्ड के बीच का, ट्रेड के बीच का, पॉलिटिक्स के बीच का और पूरी के पूरी इंपीरियलिज्म के बीच के रिलेशनशिप को एक साथ समझ सके। तो सिराजुद्दौला हार जाता है, कलाइद जीत जाता है, सबसे बड़ा परगना उसके हाथ में आ जाता है। उसके बाद 1857 से लेके, सॉरी 1757 से लेके 1857 के बीच में अंग्रेज पूरे के पूरे भारत को, जिसमें बर्मा, सारे के सारे स्टेट, श्रीलंका है, नेपाल है, इंडिया पूरा का पूरा है, वर्तमान पूरा का पूरा पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है, इस पूरे भूखंड के ऊपर एक छत्र राज्य अंग्रेज कर लेते हैं। तो अंग्रेजों ने ये जो भारत था वो जीता किससे? किससे जीता? मुगलों से, मराठों से, सिखों से, सिराजुद्दौला से, नवाबों से, या राजस्थान के राजपूतों से? किससे जीता? किससे जीता? ओके, लेट मी शो। उन्होंने ये पूरा का पूरा राज्य, पूरा का पूरा देश जीता 578 रियासतों से, 578 जो किंग्स एंड प्रिंसली स्टेट्स थे उनसे जीता। युद्ध कितने लड़े अंग्रेजों ने? युद्ध कितने लड़े अंग्रेजों ने? टोटल 43। टोटल कितने राज्यों के कितने युद्ध, परंतु उनके जो ओपोनेंट थे वो सिर्फ 17 थे। युद्ध 43 लड़े, ओपोनेंट उनके केवल 17 थे। उसमें 3 युद्ध कर्नाटका में है टीपू सुल्तान के साथ, 3 या 4, 3 या 4 मराठा के साथ है, 3 या 4 सिखों के साथ है, बाकियों के साथ हजरत महल है, रानी झांसी है, वगैरह वगैरह वगैरह, सब मिला के 17 ओपोनेंट्स हैं। जो लड़े उनके किसी का कोई वंश जिंदा नहीं है, जो भी लड़े उनका कोई वंश जिंदा नहीं है। बाकी 562 ने क्या किया? बाकी 562 ने क्या किया? महाराजा पटियाला, महाराजा जींद, ग्वालियर, गुजरात के सौराष्ट्र और ग्रेट राजपूताना। क्या राजपूताना में किसी भी राजपूत राजा ने एक भी युद्ध अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा? क्या गुजरात की किसी रियासत ने एक भी युद्ध अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा? तो वो व्यवस्था क्या थी, किस तरीके से ये सारे के सारे वो कर रहे थे उसमें, क्योंकि युद्ध तो नहीं हो रहे हैं, बिना युद्ध के सरेंडर किया जा रहा है, बिना युद्ध के, और अगले 90 साल तक एक भी अपराइजिंग, ये जो सारे के सारे राजा हैं, 566 राजा हैं, ये बचाए गए, इनमें से किसी ने कोई विरोध अगले 90 साल तक देश में नहीं किया। और जब अंग्रेज यहां से जाते हैं तो ये वापस ये 562 को 578 के 78 रियासतों को क्या कर देते हैं? सॉवरन डिक्लेयर कर देते हैं। और साथ में एक और खेल करते हैं नेहरू के साथ, जिन्ना के साथ, उनको वो डोमिनियन स्टेटस देके चले जाते हैं। यहां से डिवाइन, दोनों के बीच का अंतर भी समझना पड़ेगा। और उन्होंने बड़े चालाकी से क्या किया, जो सेना थी, जो ब्रिटिश आर्मी थी,
वो दे दी डोमिनियन स्टेट को, नेहरू को, जिसमें सारी पुलिस, सारी आर्मी उनको दे दी, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उनको दे दिया, और जो सारी की सारी उनको दे दिया एक सिंबॉलिक टोटल कंप्लीट ऑटोनॉमी, सॉवरन। किनको डिक्लेयर कर दिया? राजाओं। तो नेहरू एंड पटेल ने दोनों ने मिलकर सेना के माध्यम से पूरे भारत को रिकैप्चर करके एक डोमिनियन स्टेट के ऊपर कर लिया। अब डोमिनियन स्टेट और सॉवरन स्टेट के बीच का, तो सारे के सारे सॉवरन सरेंडर हो गए और केवल जूनागढ़ और हैदराबाद और कश्मीर इन्होंने थोड़ा सा रेजिस्ट किया, जिसका फल अभी तक देश भुगत रहा है। उसके डिटेल में जाना अभी मुनासिब नहीं। अब इसके बीच में अंग्रेजों ने 1800, जब तक भारत गोल्ड स्टैंडर्ड पे रहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, जब तक भारत गोल्ड स्टैंडर्ड पे रहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि भारत में किस वंश का राज है। कभी अशोक का है, कभी शक का है, कभी हूण का है, कभी मौर्यंस का है, कभी गुप्तास का है, कभी गजनीस का है, गजनीस का अटैक हो रहा है, कभी गुलाम वंश का भी भारत के ऊपर राज हो रहा है, कभी मुगल भी कर रहे हैं, कभी खिलजीज भी कर रहे हैं, कभी तुगलक्स भी कर रहे हैं, और कभी अंग्रेज भी कर रहे हैं। धर्म बदलते रहे हैं भारत में, सत्ताएं बदलती रही हैं भारत में, सीमाओं, राजाओं की सीमा बदलती रही हैं, परंतु भारत की अर्थव्यवस्था कभी भी विश्व की जीडीपी का 26% से नीचे कभी नहीं गई। तथ्य कहां से आए, फैक्ट कहां से आए, रिसोर्स कहां से आए? दुनिया में एक मेगा रिसर्च प्रोजेक्ट हुआ जो आईएमएफ ने किया, एडिसन एग्नस इस प्रोजेक्ट का नाम है, बड़ी मोटी वॉल्यूम्स है। पूरी दुनिया की इकोनॉमिक डाटा पिछले 2000 साल का उसमें कंपाइल किया गया है, अलग अलग स्टैंडर्डाइज फैक्ट्स एंड फिगर इकट्ठे करके। उसमें एम्प्लॉयमेंट से लेके, जन्म दर से लेके, ट्रेड से लेके, सारा का सारा पिछले 2000 साल का डाटा कंपाइन है 2020 तक का। उस प्रोजेक्ट के बेस पे बात कर रहा हूं, यानी ये वर्ल्ड ओवर एक्सेप्टेड फैक्ट के तौर पे बात कर रहा हूं। उसमें बढ़ोतरी कमोतरी हो सकती है, अभी मैं सिर्फ फैक्ट्स की बात। जी, एग्नस एग्नस मेरे पास बुक है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो 1890 तक भी भारत की जो जीडीपी है वो दुनिया की जीडीपी का 22% है। अंग्रेजों का राज हो चुका है, कंपनी का राज खत्म हो चुका है, अंग्रेजों का राज चालू हो चुका है। और 1890 से 1947 में भारत की जीडीपी वर्ल्ड जीडीपी का गिर के 3% हो जाती। कितना? 3% जीडीपी। अब जीडीपी पे आ गया क्योंकि अंग्रेज आ गए। अब कहानी ये है कि अंग्रेजों ने 1890 में भारत का, दुनिया में भारत जो गोल्ड स्टैंडर्ड है उसको पहली बार अल्टर किया गया, चेंज किया गया, भारत में किया गया। भारत को गोल्ड स्टैंडर्ड से किस में कन्वर्ट किया गया? सिल्वर स्टैंडर्ड पे कन्वर्ट किया। और 1934 में भारत सीधा सीधा कन्वर्ट हो गया गोल्ड स्टैंडर्ड से पेपर करेंसी, पेपर स्टैंडर्ड में। दुनिया में पहला देश जो पेपर स्टैंडर्ड पे कन्वर्ट हुआ, गोल्ड स्टैंडर्ड से निकल के स्टर्लिंग स्टैंडर्ड पे कन्वर्ट हुआ, वो भारत था। कैसे कैसे? 1934 1857 में उन्होंने यहाँ बैंकिंग स्टार्ट की है, फिर उन्होंने पेपर करेंसी लाई है, पर इंडिया अभी भी गोल्ड स्टैंडर्ड पे और वो कंटिन्यू चलता जाता है। 1934 में अंग्रेज एक नया प्रावधान करते हैं, पूरी इंडिया की जो बैंकिंग है वो स्टैब्लिश करते हैं। वर्मा जी की डिटेल्ड रिसर्च है जिसमें ये कहा जाता है कि भारत का जो रुपया है वो लगभग दुनिया भर की जो करेंसी के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो दुनिया भर में बनाए गए हैं, जितने भी करेंसी के लॉ अप्लाई किए गए हैं, उनके जो मानक और स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, वो उसका सारा कॉमनवेल्थ कंट्री के सारे स्टैंडर्ड्स को मैंने पढ़ा है वर्मा जी के साथ मिलके। जो लॉ इंडिया में पास हो रहे हैं वो अमूमन वही लॉ पूरी दुनिया में पास हो रहे हैं। सारे के सारे कॉमनवेल्थ कंट्रीज में जहां ब्रिटिश अंपायर है, लगभग सेम बैंकिंग लॉस वहां अप्लाई किए जा रहे हैं। इसलिए अगर आप भारत के
में मॉनेटरी लॉस का हिस्ट्री पढ़ लो, लगभग आपको दुनिया की हिस्ट्री भी पता चली जाती है, एक पूरा का पूरा आई ग्लांस चलता है। तो जो यहाँ किया जा रहा है वो लगभग पूरी दुनिया में भी साइमल्टेनियसली किया जा रहा है। बनाने की कोशिश ये करते मेरे लिए बड़ा अचंभे वाला देश था कि इतना ऑर्गेनाइज्ड है, इतना सिस्टमैटिक है ये, और इतना कंटिन्यूस है उसमें सारी की सारी इवेंट्स के ऊपर। तो मैंने जब डॉक्यूमेंट इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कंपाइल किए तो मेरे पास तकरीबन 300 पन्ने के डॉक्यूमेंट्स है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, सारे आरबीआई के हैं, कहीं से नहीं लिए, आरबीआई के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो 1934 में अंग्रेजों ने एक बड़ा काम किया। अंग्रेजों ने जो सारे भारत की बैंकिंग थी, उन्होंने यहाँ के रुपीस को स्टैंडर्डाइज किया, मनी को स्टैंडर्डाइज किया, पेपर करेंसी को यहाँ स्टैंडर्डाइज किया, बजटिंग को स्टैंडर्डाइज किया, फाइनेंस को स्टैंडर्डाइज किया, और उसमें जो फिजिकल डेफिसिट है, रेल रोड डेवलप करना, ये सब कुछ उन्होंने स्टैंडर्डाइज किया। उसके फंडिंग के पूरे पूरे जो वर्तमान नॉर्म्स हैं उन्होंने सेट किए। उसको मैनेज करने के लिए वो इंपीरियल बैंक का इस्तेमाल करते थे, और इंपीरियल बैंक को उन्होंने अचानक खत्म कर दिया 1934 में, और उसकी जगह आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। उस समय भारत की जो टोटल प्रिंटेड करेंसी है वो 133 करोड़ की है। कितनी? 133 करोड़ की। और इंडिया गोल्ड स्टैंडर्ड पे है, तो गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब है कि 133 करोड़ की करेंसी के बराबर आपको एक इक्विवेलेंट गोल्ड जो है वो आपके रिजर्व में होना चाहिए। तो मेरे पास आरबीआई की 1934 से लेके 1951 की बैलेंस शीट है। इसको पढ़ते सीखते हुए मुझे 1 साल लगा कि कैसे मैं इसको डिकोड करूं, क्या पढ़ूं इसमें से। तो इसमें सिर्फ मैं फैक्ट्स के नंबर बताता जाता हूं। तो जो लोग भारत की आजादी के बारे में, दस्तावेज के बारे में, सरकारों के बारे में रिसर्च कर रहे हैं कि ट्रांसफर ऑफ पावर एक्ट क्या था, उसकी क्या क्या नॉर्म्स थी, उसके सारे के सारे जो सिंबल्स हैं वो आपको इसमें पढ़ने में आ जाएंगे। 3 डाटाज हैं जो मेरे पास जब आए तो मैं मेरी कल्पना से बाहर था, वो मैं आपके साथ कहता हूं कि 1934 में जब आरबीआई बनता है वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पे बनता है। उसकी जो कमेटी बनती है उस कमेटी को हेड कर रहा है लॉर्ड रॉथशाइल्ड नाम का विश्व बैंकिंग फैमिली का जो सिरमौर है, रॉथशाइल्ड फैमिली, वो उस कमेटी को हेड करता है। उसकी रिकमेंडेशन ये कहती है कि इंडिया में अब प्राइवेट बैंक, सरकार को सारे के सारे जो प्राइवेट अफेयर्स से बाहर आ जाना चाहिए, मत आ जाना चाहिए, और सारी की सारी जो बिजनेस है, बैंकिंग है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को मैनेज करने देनी चाहिए। यानी 133 करोड़ की सारी जो बैंकिंग व्यवस्था है, लोन्स हैं, डिपॉजिट्स हैं, खाते हैं, एसेट हैं, एक सिंगल एक्ट के द्वारा एक प्राइवेट कंपनी को ट्रांसफर किए गए जिसका नाम था आरबीआई। और इसने जी, इट्स अ प्राइवेट बैंक, इट वाज इंस्टीट्यूटेड एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड इट स्टिल स्टैंड्स इन अ डिफरेंट वे। हाँ, तो इनका सवाल है कि हु ओन्ड इट? इट वाज ओन्ड बाय शेयर होल्डर, 10,000 शेयर होल्डर। वर्मा जी ठीक कह रहा हूं? आरबीआई के शेयर होल्डर पहले 10,000 थे या 1 लाख थे? हाँ, 1 लाख से ज्यादा शेयर होल्डर थे। उनको 100 रुपए की शेयर होल्डिंग के ऊपर सारे शेयर बांटे गए। वो उनका सारा रिकॉर्ड हमारे पास है, वर्मा जी ने इकट्ठा किया, वर्मा जी के पास है, उनकी बुक है, उसमें ये सारी डिटेल्स है, आप देख सकते हैं। तो बट मेजर बड़ा शेयर होल्डर कौन है? बाकी बाकी तो डमी होंगे। जो मेजर शेयर होल्डर है कौन है, उसके बारे में एक इंडिकेशन आएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि अचानक क्या होता है, जैसे ही आरबीआई बनता है, भारत की जो टोटल करेंसी है वो है 193 करोड़ की, सॉरी 33 नहीं 93 करोड़ की है। उसमें से गोल्ड कितना है? क्योंकि गोल्ड स्टैंडर्ड पे हम, ये बात समझ में आती है ना, गोल्ड स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्योंकि पेपर करेंसी अपने आप में एक टोकन है, उसके पीछे का जो रियल एसेट है वो गोल्ड है, क्योंकि इंडिया गोल्ड स्टैंडर्ड पे है। तो कायदन आपके पास 193 करोड़ रुपए का गोल्ड होना चाहिए। तो उस समय गोल्ड होल्डिंग है सिर्फ 41.55 करोड़ की।
यानी 150 करोड़ के लगभग गोल्ड आपका गायब हो जाता है। वो कहां गया? उसके बाद 1940 में 255 करोड़ की करेंसी है। गोल्ड कितना है? 41 करोड़। 1945 में वर्ल्ड वॉर चल रही है और पेपर करेंसी को इन्होंने अंधाधुंध छापा। अंग्रेजों ने कितना छापा? 254 करोड़ से 1151 करोड़ तक की करेंसी उन्होंने छापी 5 साल में। लगभग 500-600 करोड़ की डबल ट्रिपल उन्होंने करेंसी छापी। गोल्ड कितना है आपके पास? ओनली 41 करोड़। 1947 में भारत आजाद हो जाता है। इंडिया की टोटल करेंसी है 1265 करोड़। गोल्ड कितना है? ओनली 44 करोड़। 1951 में इंडिया की करेंसी है 1292 करोड़ टोटल मनी सप्लाई है, और गोल्ड कितना है? 40 करोड़। 4 करोड़ गया, वो पाकिस्तान को गया। ओके, अब यहाँ पे आप अचानक देखेंगे तो वो करेंसी छाप किस आधार पे रहे थे? तो क्या वो हवा में छाप रहे थे? नो। उन्होंने पहली बार एक बड़ा ड्रास्टिक स्टेप लिया। इंडिया की और उस समय दुनिया की जो रिजर्व करेंसी थी वो पाउंड स्टर्लिंग थी, यानी अंग्रेजों की, इंग्लैंड की करेंसी। तो उन्होंने जो गोल्ड के अलावा जो बाकी बचता था वो उन्होंने रिजर्व में क्या रखा? गोल्ड भेज दिया यूएस में, और उसके रिप्रेजेंटेटिव ने यहाँ पे पेपर करेंसी यानी पाउंड स्टर्लिंग को उन्होंने रिजर्व करेंसी के तौर पे एज ए रिजर्व रखा। तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वाज सपोज टू बी रिजर्विंग द रिजर्व करेंसी गोल्ड नहीं। गोल्ड वाज ओनली फिक्स 40 करोड़, बाकी सारा का सारा उन्होंने रिजर्व रखा पाउंड स्टर्लिंग। कब तक रखा? 1947 में। 1947 में ब्रेटन वुड्स सिस्टम आता है, और ब्रेटन वुड्स सिस्टम आते ही पूरी दुनिया की ग्लोबल जो पॉलिटिकल पावर है, फाइनेंशियल पावर है, इकोनॉमिक पावर है, मिलिट्री पावर है, वो यूरोप से शिफ्ट होके कहां शिफ्ट हो जाती है? अमेरिका। और पूरी दुनिया के एम्पायर का जो केंद्र है वो कौन बन जाता है? अमेरिका। और दुनिया की जो रिजर्व करेंसी है वो क्या बन जाती है? डॉलर। तो इंडिया को पहली बार स्टर्लिंग को हटा दिया जाता है एज ए रिजर्व करेंसी, और इंडिया चूज करता है अपनी रिजर्व करेंसी के तौर पे डॉलर। तब से लेके आज तक गोल्ड का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो क्या है? डॉलर है। पर इस जी 47 के बाद एक्चुअली 50 में हुआ है। हाँ, उस समय क्या हुआ? पाउंड स्टर्लिंग 30% डिवेल्युएट हुआ। आपको पता है ना कि डॉलर की जो प्राइस, डॉलर और इंडिया की रुपये की प्राइस सेम है, 1-1 रुपया है, दोनों बराबर है। 1947 में अचानक 1950 में ये 4 कैसे हो गई? वो 4 ऐसे हो गई कि स्टर्लिंग को उन्होंने 30% डिवेल्युएट कर दिया, और गोल्ड मतलब डॉलर को उन्होंने इवेल्युएट कर दिया, क्योंकि और इंडिया ने भी अपनी करेंसी को 30% डिवेल्युएट कर दिया। पाकिस्तान ने नहीं किया, इंडिया ने किया। और इंडिया सबसे पहले टोटल फॉरेन डिफिसिट में पहली बार अपने इतिहास में, पहली बार फॉरेन ट्रेड डिफिसिट में इंडिया पहली बार आया 1950। और वो किसके कारण आया? नॉट बिकॉज कि हमारे जो टोटल गुड्स के जो एक्सपोर्ट हैं वो कम हुए। गुड्स के एक्सपोर्ट बढ़े, वैल्यू में कम हो गए। वैल्यू में क्यों कम हो गए? क्योंकि आपके बैठे बिठाए आपके जो एक्सपोर्ट की जो वैल्यू है वो कितनी होगी? 1/4 रह गई। और ये कोई ट्रेड का वॉल्यूम में फर्क नहीं था, ये केवल मॉनेटरी एक्सचेंज सिस्टम में वर्क था। यानी आपकी 75% एक्सप्लोटेशन बैठे बैठे हो गई, और वो किसने की? अमेरिका ने की। और तब हम 4 रुपए पहुंची थी, और आज कितनी है? 87 रुपीस। और आप दुनिया की पहली, दूसरी, चौथी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हो जब आपको उनके $1 की वस्तु के लिए 87 गुना पैसा देना चाहता है। आप कोई भी टेक्नोलॉजी ले लो, कोई भी रॉकेट साइंस डेवलप कर लो, आप कभी भी उनकी इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड में आ ही नहीं सकते। और वो पॉलिटिकल नहीं है, आर्मामेंट नहीं है, वॉर नहीं है, इट इज ओनली मॉनेटरी एग्रीमेंट।
और ये स्टडी हुई है कि अंग्रेजों ने भारत से कितना लूटा। वो कैसे करेंगे उसके पर आता हूं सर। वो कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन है पहले वो समझना पड़ेगा। अब मेरे मन में एक क्वेश्चन आया जो फैक्ट्स है, क्योंकि बहुत सारे जो क्रांतिकारी हैं वो इस विषय के बारे में पूछते रहते हैं कि ट्रांसफर ऑफ पावर में नेहरू ने कौन सा एग्रीमेंट किया। उसके बारे में ये जो डिटेल मैं आपको दे रहा हूं, ये मैंने पहली बार मैंने ढूंढी, आज तक कभी नहीं ढूंढी गई जो मैं अभी बोलने वाला हूं। कि 1900, क्योंकि वो ये डाटा ये था, क्योंकि ये समझ में मुझे कभी नहीं, हम तो मान के चलते थे गोल्ड स्टैंडर्ड पे है, ये हमें कभी किसी किताब ने नहीं समझाया कि हम तो स्टर्लिंग स्टैंडर्ड पे थे, फिर तो हम तो डॉलर स्टैंडर्ड पे हैं, राइट। तो जब मेरे पास ये डाटा आया कि हम तो स्टर्लिंग स्टैंडर्ड पे है, तो अचानक पता चला कि भारत में जो रिजर्व करेंसी का जो रिजर्व है स्टर्लिंग का, टोटल स्टर्लिंग पाउंड स्टर्लिंग का, वो अचानक 1100 से गिर के 1947 से 1948 के बीच में वो गिर के हो गया है 750 करोड़ रुपया, वो गायब हो जाता है, 600 रह जाता है, 1300 से गिर के वो 600 रह जाता है। तो मैंने ढूंढा ये अचानक गिरावट कहां से आ गई, उनकी बैलेंस शीट से देखा मैंने उसके फैक्ट्स एंड फिगर देखे, ढूंढने शुरू किए, कहीं नहीं मिला ये कहां से जंप आया, यानी 750 करोड़ रुपया अचानक 1948 में कहां चला जाता है। और साथ में मैंने जब इकोनॉमिक जीडीपी का डाटा देखा दुनिया का, जहां भारत दुनिया की जीडीपी में दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था है, उस समय भी 1947 में, वो अचानक 1948 में दुनिया की 12वीं अर्थव्यवस्था में पहुंच जाता है, अचानक एक ही साल में भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था है, ट्रेड सरप्लस लगभग सेम है, वो अचानक भारत दुनिया की 12वीं अर्थव्यवस्था पहुंच जाता है, और डेफिसिट होता है लगभग 730 करोड़ रुपए का। हम पाकिस्तान को बोल देते हैं ना 80 करोड़ नहीं दिए, गांधी जी ने ये कर दिया, गांधी जी ने वो कर दिया, ये किसी ने नहीं पूछा, वो 730 करोड़ रुपया कहाँ गया, उसका अकाउंट मैंने ढूंढा, और क्या मिला अल्टीमेटली, खंगालते खंगालते आरबीआई की हिस्ट्रीज के जो आर्काइव्स ढूंढे, और वो बेच के गए, उसका भुगतान किया गया, वो यहां से सारे के सारे लोग रिटायर होके गए, जब रिटायर्ड परमानेंटली, और उनको लाइफ लॉन्ग पेंशन दी गई, और वो सारी की सारी पेंशन एक साथ भारत से वसूली गई 430 करोड़ रुपए। अभी इंडिया की बात करें, पाकिस्तान का अलग है, ये डाटा इंडिया, क्योंकि वो अभी आरबीआई एक है और पेमेंट सिस्टम भी एक है, और उस समय जो रिटायर हुआ था वो पूरे हिंदुस्तान के, उसको वो इक्वल ट्रीट कर, वो बाद में अकाउंट बाद में शुरू हुआ। हाँ, उस समय माइंड अकाउंट चल रहा, और उसके बाद लगभग 221 करोड़ रुपया उन्होंने चार्ज किया फॉर द एसेट्स, यानी रेलवे, पुल, बिल्डिंग और आपको कागज, इस सबका पेमेंट दिया गया। तो अंग्रेजों ने, इंडिया ने भारत में आजादी हासिल की या करी? गरीबी ये है ट्रांसफर ऑफ पावर।
जिसके लिए शिमला में ही वर नॉट इवन ऑथराइज्ड। क्या इंडिया ने आजादी हासिल की या खरीदी? कहते हैं नेताजी ने लोग तो कहते हैं बस ये समझौता हुआ, पर वो समझौते के कोई डॉक्यूमेंट आपको कभी भी दिखाए नहीं गए। परंतु ये डॉक्यूमेंट जो थे, इस पूरे का पूरे प्रोसेस को बहुत सारे लोग जानते थे। मैं 3 लोगों का नाम विशेष रूप से मेंशन करना चाहता हूँ, क्योंकि आपको क्या क्या कह के जो लड़ाया जा रहा है, नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है। नंबर 1 पर्सन जिसको इस पूरी की पूरी डील की पूरी खबर थी, उनका नाम था डॉक्टर अम्बेडकर। नंबर 2 जिसको इसकी पूरी डील की खबर थी, वो थे नेहरू एंड पटेल। द थर्ड पर्सन इसको इसकी पूरी डिटेल का खबर था, वो थे श्यामा प्रसाद, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। How can you say so authoritative? I mean, उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं होगा, उसका कोई मानक नहीं होगा, तो केवल विमानन सप्लाई के तौर पे उसका प्राइस तय किया जाएगा। ये पहली बार इंडिया में किया गया और उसको क्रिटिसाइज करने वाले फीचर जो पॉलिसी लेके भी गए, तो उन्होंने कहा इस तरीके से अंग्रेज क्या करेंगे, हमारी करेंसी की वैल्यू को लगातार कम करते चले जाएंगे, अपनी करेंसी को लगातार अपग्रेड करते जाएंगे। एक भी रुपए का ट्रेड इंक्रीज किए बिना वो दिन दिन रात चौड़ी हम डेफिसिट में आते जाएंगे। इंडिया गन से नहीं, इंडिया तलवार से नहीं जीता गया, इंडिया फाइनेंशियल होगा। कितना अलग अलग डॉक्यूमेंट्स है कि इंडिया से लोगों ने कितना लूटा 1947 में, तो मोटे मोटे सोर्स हैं। ऑक्सफोर्ड की कैलकुलेशन $65 बिलियन, ये डाटा मैं आपको क्यों दे रहा हूँ, वो इसलिए दे रहा हूँ, वो जो स्टार्ट हुआ है वो आज कितना ज्यादा है, कितने डॉलर कितना आज जो हो रहा है जिस पद्धति से अंग्रेजों ने भारत को लूटा, वही